अब मैं उस संजीदा शख्सियत की तरफ बढ़ना चाहता हूँ कि जो शख्सियत जिस मकाम पर भी रही, उन्होंने जिस इदारे को छुआ, अगर उन्होंने कलम को हाथ लगाया तो जो स्टोरीज, जो कहानियाँ, जो किताबें अपने कलम से लिखी, वो उनकी पहचान बन गई। अगर उन्होंने एक पत्रकार और जर्नलिस्ट के रूप में काम किया तो जिस अखबार से जुड़े, उस अखबार को न सिर्फ ये कि एतमाद दिलाया, बस उस अखबार को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जिन जिन इदारों में रहे, उन इदारों में अपनी कामयाबी, अपनी संजीदगी के ऐसे नकूश छोड़े हैं कि एक ज़माने के बाद लोग ये कहेंगे कि ये और बात कि इस पर कोई चले न चले, लकीर छोड़ने वाला लकीर छोड़ गया। पूर्वांचल की माटी ने सिर्फ प्रेमचंद, कबीर, रघुपति सहाय ही पैदा नहीं किए, बल्कि पूर्वांचल की माटी ने भारत भूषण, जिनको अभी अवार्ड हुआ है, जो आज हमारी सदारत फरमा रहे हैं, मोहतरम राम बहादुर राय जैसी शख्सियात भी पैदा की हैं। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ जोरदार तालियों की गूंज में उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात से, अपनी गुफ्तगू से आज की इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर मोहर सख्त फरमा दें। आदरणीय इंद्रेश कुमार जी, प्रोफेसर सैयद एहतसाम हुसैन जी, युवराज मलिक जी, सुमन दीक्षित जी, डॉक्टर मोहम्मद शम्स इकबाल साहब और जो हमारे इस आयोजन का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब और मित्रों, ये विश्व उर्दू सम्मेलन है। मुझे वाराणसी के 2-3 उर्दू प्रोफेसर के फ़ोन आए जब उनको ये मालूम हुआ कि सम्मेलन हो रहा है और मैं भी उसमें जा रहा हूँ। उनके पत्र भी आए, संदेश भी आए कि वे इसमें आना चाहते हैं। इस दिलचस्पी में मैं मानता हूँ कि इस सम्मेलन के प्रभाव का, इसका असर कहाँ कहाँ तक है, दूर दूर तक है, ये राज छिपा हुआ है। हम इसे समझें कि यह पहल विद्वानों और जागरूक लोगों की नज़र में अपनी बड़ी अहमियत रखती है। जब मुझे राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के निदेशक डॉक्टर शम्स इकबाल साहब ने मुझे इसका निमंत्रण दिया तो मुझे उर्दू के बारे में अपनी जो अज्ञानता है, गैर जानकारी कहिए, उस पर अफसोस हुआ और इस कारण मुझे हिचक भी थी कि इसमें मुझे शामिल होना चाहिए या नहीं। वो हिचक खुद दूर हुई जब यह जाना कि उर्दू से शुरुआत है, यानी उर्दू तो बहाना है, लेकिन और जैसे हमारे संपादक होते थे प्रभास जोशी जी, एक दिन मैं उनके साथ जा रहा था तो मैंने कहा कि आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि लिखना पढ़ना जीने का बहाना है। और मुझे लगता है कि उर्दू भी एक बहाना है जिंदगी जीने का भी और भारत को आगे बढ़ाने का भी। ये बहाना है आसमान चूमने का, और वह आसमान जो हर हिंदुस्तानी के सामने है, और वो आसमान जिसे निर्धारित किया है इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, विकसित भारत का आसमान। आज़ादी की लंबी लड़ाई, स्वतंत्रता और स्वतंत्र भारत की यात्रा में भारत 76 सीढ़ियां चढ़ चुका है। हम वर्तमान में हैं और एक आकांक्षा आज पैदा हुई है
वो जो आकांक्षा है, एस्पिरेशन है, और बहुत सारे समाजशास्त्री, राजनीतिक विश्लेषक, दुनिया भर के सबने अगर किसी एक बात की पहचान की है तो 2024-25 का भारत एस्पिरेशनल भारत है। और उस एस्पिरेशनल भारत के लिए संपूर्णता में विकसित भारत यानी 2047 का लक्ष्य, ये हमारे लिए आसमान है, हमारा लक्ष्य भी है। पर बहुमत तो अंग्रेजों का था, कुछ थोड़े से चुने हुए लोग थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके एक प्रस्ताव रखा, और प्रस्ताव रखते समय जो उन्होंने भाषण दिया है, आज जो यहाँ लोग बैठे हैं जिनके रिसर्च में रुचि है, वो उस भाषण को पढ़ें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की भाषा हिंदुस्तानी होनी चाहिए, और अपने इस निष्कर्ष के लिए, अपने इस प्रस्ताव के लिए उन्होंने कुछ तर्क दिए। और पहली बात कही कि उस समय यानी 1927 में उन्होंने कहा कि भारत में 32 करोड़ लोग हैं आज, और 32 करोड़ लोगों में उन्होंने वहाँ के वाइसराय के रिकॉर्ड से, वहाँ के अंग्रेजों के रिकॉर्ड से, भारत सरकार के रिकॉर्ड से एक आंकड़ा दिया और कहा कि अंग्रेजी जानने वाले कितने लोग हैं। तो 1927 में अंग्रेजी जानने वाले मात्र 8 लाख लोग थे। मैं आपको अभी बताऊंगा कि 2011 में अंग्रेजी जानने वाले कितने थे और उर्दू जानने वाले कितने हैं। तो सेठ गोविंद दास ने कहा कि 150 साल से आप राज कर रहे हैं भारत पर, और 150 साल में आपने 8 लाख लोगों को अंग्रेजी सिखाई है। भारत को स्वतंत्र होना है और उसके लिए की भाषा हिंदुस्तानी होनी चाहिए। ये बात अलग है कि जब भारत का बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तानी की जो धारा थी वो रुक गई, और जिसका उल्लेख युवराज जी ने किया, मैं भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट पढ़ें तो एक ही प्रस्ताव, ऑफिशियल प्रस्ताव जो कांग्रेस का है, उसे कांग्रेस को वापस लेना पड़ा, और वो भाषा का प्रस्ताव है। अभी 2 साल पहले इस देश के माने जाने वकील, जो अभी इस दुनिया में नहीं है लेकिन 2022 में 2023 में उनकी किताब आई है, यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, फॉली एस नरीमन की किताब है। और उस किताब में संविधान की तमाम विशेषताओं की बात करते हुए भी फॉली एस नरीमन ये बात कहते हैं कि संविधान सभा जिस सवाल को हल नहीं कर पाई वो भाषा का सवाल है। तो जो उस समय हल नहीं हुआ, क्या हम इस समय हल कर सकते हैं? यह एक सवाल इस विश्व उर्दू सम्मेलन के सामने रहना चाहिए और उसका रास्ता निकलना चाहिए। आज मैं कुछ आंकड़े दे करके अपनी बात कहूँगा और आगे बढ़ूँगा। 2011 में जो जनगणना हुई है, अभी जनगणना फिर होने वाली है, लेकिन इस जनगणना में भारत में 53 करोड़ लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, और 6 करोड़ हैं जो उर्दू बोलते हैं, और 13 करोड़ लोग अंग्रेजी बोलते हैं। ये जो 1927 में 8 लाख लोग थे, और आज 2026 में जब जनगणना होगी तो क्या आंकड़े आएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2011 में अगर 13 करोड़ लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, 6 करोड़ उर्दू बोल रहे हैं, और 53 करोड़ हिंदी बोल रहे हैं,
तो मैं आपसे कहूँगा कि ये जो 59 करोड़ का आंकड़ा है, इसको दरअसल राजकाज की भाषा, न्याय की भाषा, पढ़ाई लिखाई की भाषा, साइंस और विज्ञान की भाषा, हिंदी बने और उर्दू बने, ये उर्दू विश्व उर्दू सम्मेलन का नंबर 1 एजेंडा होना चाहिए। ज्ञान विज्ञान तकनीक में अभी न हिंदी को की गति है न उर्दू की गति है। इस यथार्थ को आप स्वीकार करिए। और ये उर्दू काउंसिल के सुमन दीक्षित ने बहुत एक ऐसी बात कही जिसे हमें याद रखना चाहिए। इन्होंने कहा कि इस काउंसिल का जन्म 1995-96 में हुआ। तो 96 में तो नोटिफिकेशन हुआ, इसलिए आप 96 कह रहे हैं, परंतु ये 95 में हुआ। 95 एक बहुत महत्वपूर्ण साल इस अर्थ में है कि वो पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल का साल, और हम पीवी नरसिंह राव को भूल जाते हैं। मैं कहूँगा कि उस शख्स को, उस राजनीतिक नेता को, उस प्रधानमंत्री को हमें याद रखना चाहिए। इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे मायनों में उन्होंने जो आज नया भारत दिखाई दे रहा है, आकांक्षी भारत दिखाई दे रहा है, उसकी शुरुआत पीवी नरसिंह राव ने की। मैं एक उदाहरण से आपको अपनी बात समझाता हूँ। पीवी नरसिंह राव से पहले कोटा परमिट लाइसेंस राज चल रहा था, नेहरू से लेकर के और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक। उस राज को बदला है पीवी नरसिंह राव ने। कोटा परमिट राज का तमाशा कैसा था, इसका मैं एक उदाहरण अपना देता हूँ। 1986 में जब मैं नवभारत टाइम्स में पत्रकार हुआ, उससे पहले जनसत्ता में था, तो एक दिन मुझे आरिफ मोहम्मद खान साहब के का एक आदमी आया मेरे पास। आरिफ साहब से हमारा पुराना संबंध था। उनको मालूम पड़ा कि मैं स्कूटर खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे कोई उसका लाइसेंस मिल नहीं रहा। वो खुद उद्योग मंत्री थे, उन्होंने मुझे वो लाइसेंस भिजवाया। अब 1986 में, 1991 में, 1995 तक आपको कोटा परमिट ले करके और कुछ काम चलाने पड़ते थे। तो उस समय का जो भारत था वो अभावों का भारत था, कठिनाइयों का भारत था, हर तरह से। आज जो नई पीढ़ी है और अभी जो नया आंकड़ा आया है, भारत की औसत आयु आज 29 साल है। और दो तरह के भारत हैं आज। एक वह भारत है जिसने कठिनाइयां देखी हैं, जिसने अभाव देखा है, जिसने जीने और मरने और जूझने का जीवन देखा है। और 1991 के बाद से लगातार 2024 तक वह भारत है जिसने नया मध्य वर्ग पैदा किया है, जिसमें उद्यमिता है। उर्दू विकास, उर्दू का जो विश्व उर्दू सम्मेलन है, वो उस भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है जिसके सपने हैं, जिसके पास जमाना है, जिसके पास काम करने की क्षमता है, और जिसने ये देखा है, जिसने ये सोचा है कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि उर्दू उन भारतीय भाषाओं में से, उर्दू को आप, मैं युवराज जी की बात को दोबारा समर्थन कर रहा हूँ कि उर्दू रीजन की भाषा नहीं है, उर्दू भारत की भाषा है। और उर्दू का अपना भूगोल है, उर्दू का अपना इतिहास है, और उर्दू को जरा दूसरे तरह से भी जानने की जरूरत है।
पंडित चंद्रभान, पंडित हरिदत्त, अखबारे जमा जाम जहां, प्रेमचंद, पंडित हरिचंद अख्तर चकबस्त, आनंद नारायण मुल्ला, ये सब उर्दू से जुड़े हुए थे। और उससे भी बड़ी बात हो सकता है मेरे नौजवान मित्र ना जाने, इसलिए मैं कहता हूँ कि इलाहाबाद से एक अखबार निकलता था, स्वराज। थोड़े दिन निकला, लेकिन जितने दिन निकला आज इतिहास में वो दर्ज है। और स्वराज निकला 1907 में, उर्दू में निकला, उसके 8 संपादक हुए। और पत्रकारिता के इतिहास में एक स्वराज ही उर्दू का वो अखबार है जिसका हर संपादक अपनी कलम की लेखनी के बल पर स्वतंत्रता की अलग जगाता था और अंग्रेजों की सजा पा करके कहाँ जाता था? अंडमान निकोबार में, काला पानी में। उसके 8 संपादक काला पानी में गए हैं। और 8वें संपादक के बाद स्वराज ने एक विज्ञापन निकाला कि हमको एक संपादक की जरूरत है, उसको 2 जून की रोटी मिलेगी और 3 जून में उसे जाना पड़ेगा काला पानी। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग ये समझते हैं सही या गलत, मैं कहूँगा गलत, कि उर्दू एक विलुप्त होती हुई भाषा है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि उर्दू एक समृद्ध भाषा है और उसे और समृद्ध होना है। जब मैंने देखा कुछ महीने पहले कि फ्रैंकफर्ट में विश्व पुस्तक मेला लगा था और उसमें हमारी किताब, जिसका जावेद आलम यहाँ शायद हैं भी, उसका उर्दू में अनुवाद हुआ और उसका विमोचन हुआ फ्रैंकफर्ट के पुस्तक मेले में। तो मैं कहूँगा कि उर्दू एक वैश्विक भाषा भी है। दुनिया भर में जितने लोग फैले हुए हैं वो सब उर्दू अपना रहे हैं और इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि उर्दू उनकी भाषा है। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा और आखिर में यही कहकर अपनी बात पूरी करूँगा कि नई पीढ़ी की भाषा बने उर्दू, साइंस टेक्नोलॉजी की भाषा बने, और ये कैसे बने इसका उपाय हम सोचें, इसके लिए काम करें। और इस तरह से ये जो उर्दू काउंसिल है वो सफलता और सार्थकता दोनों के लिए पहचानी जाए। और जो नए निदेशक हैं शम्स इकबाल जी, उनमें इतना उत्साह है कि वो ये काम कर सकेंगे। मैं उन्हें इस आयोजन के लिए भी बधाई देता हूँ और इस पहल के लिए भी बधाई देता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि ऐसे शख्स हैं जो बाधाएं आती हैं लेकिन उसके पार चले जाते हैं। और इस सम्मेलन की भी मैं सफलता की कामना करता हूँ। और इस तरह से मुझे उद्घाटन भाषण के लिए आपने बुलाया, तो मैं आपका आभारी हूँ।